गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सीमा शुल्क के क्या क्या लाभ और दोष होते हैं। तो पिछले वीडियो में हम सीमा शुल्क की काफ़ी थ्योरी जान चुके हैं, जैसे इसकी बेसिक परिचय क्या है, या मैं आपको बता दूं इसका क्या उद्देश्य है, या आपको बता दिया गया कि इसकी प्रकृति क्या है। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें होने के बाद अब इसकी एक टर्मिनोलॉजी तो नहीं कहूँगा, महत्वपूर्ण परिभाषा है जो वर्ड आते हैं बार बार से, गुड्स क्या होगा, प्रवेश बिल क्या होगा, तटीय माल क्या होगा, तो इस पर एक बार हमारे को प्रकाश डालना जरूरी है। तो इसी में हम देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें जो पहली चीज़ होती है ये मुख्य परिभाषा है। इसको एक टर्मिनोलॉजी तो शब्दावली तो नहीं कहूँगा, मुख्य परिभाषा ही ले लेते हैं इसको। ये मुख्य परिभाषा है। ये देखिए मुख्य परिभाषा क्या है। इसको सॉरी एक सेकंड सेट कर देता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, इसमें एक वर्ड आता है आपके पास, वो होता है न्यायिक प्राधिकारी। तो हालांकि प्रैक्टिकल में काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कभी कभी कहता है कि राइट साइड नोट शॉर्ट नोट दो चार चीज़ देता है, उसमें दे सकता है, तो पढ़ लेना में एक बार, कोई बुराई नहीं है। तो न्यायिक प्राधिकारी सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 2(1) के अनुसार न्यायिक प्राधिकार से आशय किसी भी ऐसे अधिकार से जो इस अधिनियम के अंतर्गत कोई निर्णय अथवा आदेश देने के लिए सक्षम हो, परंतु केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क का केंद्रीय बोर्ड सीमा शुल्क आयात अपील्स तथा अपीलेट ट्रिब्यूनल में सम्मिलित नहीं होंगे। तो इस परिभाषा से स्पष्ट हो गया कि न्यायिक प्राधिकार में वे सभी अधिकारी सम्मिलित हैं जो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का निर्णय या आदेश देने के लिए सक्षम हो, परंतु निम्नलिखित प्राधिकारी इसके अंतर्गत सक्षम तो है लेकिन फिर भी नहीं मर जाएंगे। कौन कौन से? केंद्रीय राजस्व अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क का केंद्रीय बोर्ड, अप्रत्यक्ष करों एवं सीमा शुल्क का प्रशासन एवं नियंत्रण इस बोर्ड के पास है। प्रशासन के संबंध में यह बोर्ड सर्वोच्च अधिकारी है। बोर्ड में 5 से 7 सदस्य होते हैं, जिसमें एक बोर्ड का अध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, और दूसरा सीमा शुल्क आयुक्त के रूप में नियुक्त कोई प्राधिकारी सीमा शुल्क अधिकारी, जिसे हम ऑफिसर ऑफ कस्टम्स कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे देखो चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स है, कमिश्नर्स ऑफ कस्टम्स है, कमिश्नर ऑफ कस्टम्स अपील्स है, जॉइंट कमिश्नर्स ऑफ कस्टम्स है, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स है। तो इनको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। इनके अलावा कोई भी व्यक्ति जो निर्णय आदेश अधिकारी जो निर्णय आदेश देने के लिए है सक्षम है, उसको हम न्यायिक प्राधिकारी कह सकते हैं। दूसरा इसके अंदर आता है अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो देखिए अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या कह रहा है अपने को। अपीलेट ट्रिब्यूनल से आशय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 129 के अंतर्गत गठित सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलेट ट्रिब्यूनल से इसे CESTAT कहा जाता है। तो सामान्य इसे द्वितीय अपील पर अर्थात आयुक्त अपील के विरुद्ध के आदेश के विरुद्ध कोई की गई अपील पर निर्णय देने का अधिकार है, परंतु सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा न्यायिक अधिकारी की हैसियत से जारी आदेश या निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील है सॉरी विरुद्ध प्रथम अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल को ही की जाती है। तो ये था। एक होता है अपने पास यात्री सामान। इसके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि यात्री सामान क्या होता है, तो इसको थोड़ा देखेंगे। तो यात्री सामान क्या होता है? सामान्य अर्थ में यात्री सामान से आशय किसी यात्री के दैनिक उपयोग के निजी वस्तुओं से लिया जाता है। तो ऐसी वस्तुओं का सीमा शुल्क नहीं लगता है, परंतु सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार यात्री सामान बैगेज बोलते हैं इंग्लिश में से, के साथ में न ले जाया जा रहा सामान भी सम्मिलित है, परंतु इसमें मोटर गाड़ियां सम्मिलित नहीं है। तो सीमा शुल्क अधिनियम कहता है कि यात्री सामान में साथ न ले जाए आज जा सामान में सम्मिलित है, परंतु इसमें मोटर गाड़ी सम्मिलित नहीं होगी। यात्री सामान की परिभाषा से यात्री सामान को परिभाषित नहीं करती है, क्योंकि कोई स्पष्ट नहीं रहता। अतः यात्री सामान की परिभाषा को समझने के लिए इसी अधिनियम की धारा 2(22) को अध्ययन करना होगा। इसके अनुसार माल में यात्री का सामान भी शामिल है। अतः यात्री सामान से आशय किसी व्यक्ति यात्री के ऐसे सामान से है जो माल की परिभाषा में आता है और जिस पर सीमा शुल्क देय है। तो ऐसा सामान यात्री के साथ भी हो सकता है, अथवा यात्री के रवाना होने के पूर्व अथवा बाद में भी इसे विदेश से किसी यात्री के सामान के रूप में भेजा जा सकता है, परंतु यदि यह सामान सीमा शुल्क से कर मुक्त है तो इसे यात्री सामान नहीं कहा सकता। मतलब यात्री सामान होने के लिए वो टैक्सेबल होना चाहिए अंडर कस्टम एक्ट। तो यात्री सामान बैगेज एवं माल पर सीमा शुल्क का निर्धारण अलग अलग नियमों के अनुसार किया जाता है। तो यात्री सामान पर दी गई सीमा शुल्क लगाने के लिए अलग अलग नियम बनाए गए। तो बाद में जब चैप्टर आएगा जब देख लेंगे। फिलहाल एक मोटे मोटे तौर पर हो गया कि यात्री सामान क्या होता है। इसी तरह से आपसे कहा जाता है एक प्रवेश बिल क्या होता है, जिसे बिल ऑफ एंट्री कहते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछता है कि प्रवेश बिल क्या होता है। तो देखिए प्रवेश बिल
ये एक अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण प्रलेख है, जो माल के आयातकर्ता द्वारा उचित प्रारूप में भरकर उचित अधिकारी को माल की निकासी के लिए प्रस्तुत किया जाता है। प्रवेश बिल की धारा 46 के प्रावधान के प्रमुख होती है। जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि मिस्टर अपने राजस्थान में किसी जगह से ले, किसी भी, मान लो जैसे अजमेर का है, अजमेर के मिस्टर एक्स ने एक मशीन अमेरिका से आयात की। इस मशीन के भारत में प्रवेश करने पर उचित सीमा शुल्क अधिकारी के सक्षम मिस्टर के समक्ष एक्स द्वारा उचित प्रारूप में प्रवेश बिल प्रस्तुत करने पर ही मशीन की निकासी संभव हो जाएगी। मतलब उसे छुड़ाने के लिए जो देना पड़ेगा वो है ये। एक हो गया अपने पास कोस्टल गुड्स, तटीय माल क्या होता है? तो देखिए, कोस्टल गुड्स तटीय माल से ऐसे माल से जो भारत में एक बंदरगाह पोर्ट से दूसरे बंदरगाह पर जलयान विषय से ले जाया जाता है, परंतु इसमें आयातित माल शामिल नहीं है। तटीय माल पर सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 91 से 99 के प्रावधान लागू होते हैं। तो ये प्रावधान नहीं है, मतलब सिर्फ ये ध्यान रखना अपने को कि तटीय माल से ऐसे माल से जो भारत में एक बंदरगाह पोर्ट से दूसरे बंदरगाह तक जलयान विषय से ले जाएगा, तो जिसके अनुसार तटीय माल में यात्री सामान शामिल नहीं होता है। जलयान के मास्टर को सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा एक एडवाइस बुक दी जाती है, जिसमें प्रविष्टियां भी उचित अधिकारी करता है, अतः मास्टर को प्रत्येक तट पर माल चढ़ाने और उतारने के लिए एडवाइस बुक को उचित अधिकारी से प्रविष्टि करवानी पड़ती है। तो सिर्फ मतलब इसमें वही चीज शामिल है जो भारत में एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पर जल मार्ग से ले जाई जाएगी। एक होता है, इसी में आगे देखा, सीमा शुल्क हवाई अड्डा। सीमा शुल्क हवाई अड्डा देखिए क्या कह रहा है। सीमा शुल्क हवाई अड्डे का अर्थ धारा 52 के अंतर्गत चयनित सीमा कोई सीमा शुल्क हवाई अड्डे से, मतलब इसमें मोइन जो चीज थी वो प्रवेश बिल, तटीय माल और यात्री सामान थी, जो अब तक अभी अपन ने देखा। अब एक और देख ली इसमें, सीमा शुल्क क्षेत्र की बात बार बार हम कह रहे हैं, सीमा शुल्क लगेगा, तो सीमा शुल्क क्षेत्र क्या होगा? सीमा शुल्क क्षेत्र की बात की जाए, सीमा शुल्क से अच्छा सीमा शुल्क स्टेशन के क्षेत्र से होता है। इसमें ऐसा क्षेत्र सम्मिलित है जहाँ आयातित माल एवं निर्यातित किया जाने वाला माल सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा इसके निकासी की अनुमति प्रदान करने के लिए प्रदान किए जाने से पूर्व समय रखा जाता है। किसी भी सीमा शुल्क क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारण इस अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत उस क्षेत्र में सीमा शुल्क आयोग द्वारा किया जाता है। तो एक देखिए इसमें सीमा शुल्क बंदरगाह, सीमा शुल्क बंदरगाह क्या है? तो सीमा शुल्क बंदरगाह से अभिप्राय सावत ए के अंतर्गत चयनित कोई सीमा शुल्क बंदरगाह के रूप में बंदरगाह तथा ऐसा कोई स्थान जो आंतरिक कंटेनर डिपो के रूप में नियुक्त हो। आपको बुक लेके बैठनी चाहिए कोई भी जीएसटी की, क्योंकि बगैर उसके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये धारा है तो पढ़ने के तौर पे यात्री सामान, प्रवेश बिल, तटीय माल को तो अपन लिख देंगे, लेकिन बाकी चीजें समझने की पर्पज से ही है, एज पार्ट ऑफ सिलेबस है। तो ऐसा तो है नहीं कि छोड़ सकते अपन। जीएसटी अपन पूरा ले चुके, इसको डीप में इसलिए ले रहा था कि जो कोरोना के कारण नहीं आ पाए थे, एक बार वापस देख ले, बाकी मोटे तौर पे इसका भी हम देख चुके हैं। तो ये है, एक होता है सीमा शुल्क स्टेशन, देखो सीमा शुल्क स्टेशन के बारे में क्या कह रहा है अपने को। सीमा शुल्क स्टेशन का अर्थ सीमा शुल्क बंदरगाह, हवाई अड्डा या भूमि पर सीमा शुल्क स्टेशन से है। और एक होगा अपने पास, तो फिलहाल वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि फिर ज़्यादा दिक्कत आएगी सभी को, तो इसको अच्छे से देखना है अपने को। तो ये इसका एक सीमा शुल्क में, हालांकि खूब हैवी पॉइंट अभी लेंगे अपने अगले वीडियो में, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।